सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महात्मा गांधी के समकालीन जिन महान राष्ट्रभक्तों ने भारत माता को अंग्रेजी दासता से मुक्त दिलाने के लिए भगीरथ प्रयास किए, उनमें नेताजी का स्थान अद्वितीय है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर नेताजी का आविर्भाव एक अलौकिक और क्रांतिकारी घटना थी। उनसे पूर्व देश में लाल, बाल और पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय पुनर्जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन की लहर उठ चुकी थी। नेताजी का अवतरण उस पावन संग्राम का मध्य बिंदु था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता श्री जानकीनाथ जी बोस एक सरकारी वकील थे और वे अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। अतः अपने से काफ़ी बड़े भाई बहनों और माता पिता के सामने अपने को हीन और नगण्य अनुभव करते थे। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से दर्शन शास्त्र लेकर प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी स्मरण शक्ति और प्रतिभा अद्भुत थी। पिताजी के अत्यधिक आग्रह पर वे आईसीएस पास करने के लिए 1919 में इंग्लैंड गए। यद्यपि उनके मन में उसके प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। चूँकि वे विलक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही, अतः उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस बीच उनके व्यक्तित्व में परिपक्वता और प्रौढ़ता आ चुकी थी। भारत लौटकर उन्होंने आईसीएस का पद ग्रहण तो किया, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगा। यह नौकरी उन्हें पद और प्रतिष्ठा की आड़ में गुलामी की जंजीर लगती थी। वस्तुतः नेताजी सुख सुविधा के भोगी नहीं थे, देशभक्त के योगी थे। उनका मत था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दासता से प्रेस देश की मुक्ति मुख्य बात है तथा जीवन के अन्य उपक्रम मात्र आनुषंगिक हैं। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन का ध्येय और भावना को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया और सुख सम्मान की उस प्रतिष्ठापूर्ण प्रशासनिक नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। प्रारंभ में उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वे अपने छात्र जीवन में समाज सुधारक और परिव्राजक बनने की आकांक्षा पाले रहे। अपनी जीवनी में उन्होंने लिखा है कि जब तक मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, तब तक मेरे अंदर आध्यात्मिकता की प्यास और किसी तरह की समाज सेवा की एक स्पष्ट सी ललक थी। इसमें संदेह नहीं कि विवेकानंद के विवेक और तिलक जैसी तेजस्विता का अद्भुत समन्वय नेताजी के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है। यदि वे आध्यात्मिक मार्ग के पथिक बनते तो निश्चय ही दूसरे विवेकानंद बन सकते थे, किंतु स्वाधीन भारत नेताजी का सपना था। ब्रिटिश शासन की क्रूरता से व्यथित और आक्रोशित सुभाष ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। वे अपराजेय पौरुष, अदम्य जीवट तथा विवेकपूर्ण साहस के प्रतीक थे। अंग्रेजी दासता से भारत को मुक्त करवाना उनका संकल्प था। उन दिनों भारत में गांधी जी के कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम जोरों से चल रहा था। नेताजी अपनी पूरी शक्ति से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, किंतु वे गांधी जी के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि से सहमत नहीं थे। उनका स्पष्ट मत था कि बलिदान और कष्टों के द्वारा ही कोई उद्देश्य सफल और प्रतिफलित हो सकता है। हर युग में, हर स्थान में यह शाश्वत नियम लागू होता है कि शहीद के खून से ही सफलता के बीज अंकुरित होते हैं। वे ये भी मानते थे कि अपनी आज़ादी को बनाए रखने में हम तभी समर्थ होंगे जब उसे अपने बलिदान और खून से प्राप्त करें। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
गांधी जी से नेताजी का मतभेद अवश्य था, किंतु मतभेद नहीं था। वे महात्मा गांधी का हृदय से आदर करते थे और गांधी जी भी उनसे निश्चल प्रेम करते थे। इसमें संदेह नहीं कि गांधी जी और नेताजी के विचारों में मौलिक अंतर था। गांधी जी मूलतः अहिंसावादी थे, जबकि नेताजी मूलतः क्रांतिकारी विचारधारा के थे। गांधी जी का झुकाव कांग्रेस के दक्षिणपंथी गुट की ओर था, जबकि सुभाष बाबू का चिंतन इसके विपरीत था। 28 जनवरी 1939 को संपन्न हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के अवसर पर दोनों के मतभेद स्पष्ट रूप से उजागर हुए। नेताजी उस समय कांग्रेस के सभापति पद पर आसीन थे और दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को सभापति बनाना चाहते थे। उन दिनों सभापति का चयन एक मत से होता था और मनोनयन में मुख्य भूमिका गांधी जी की रहती थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी के दक्षिणपंथी गुट ने गांधी जी का पक्ष लेते हुए नेताजी का विरोध किया। नेताजी का उनसे लंबा वाद विवाद हुआ। अंततोगत्वा कांग्रेस कार्यकारिणी के दक्षिणपंथी गुट के विरोध की उपेक्षा करते हुए नेताजी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दोबारा खड़े हो गए। चुनाव में नेताजी विजयी हुए और उन्हें 1580 तथा सीतारामैया को 1375 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव के बाद गांधी जी ने कहा, सीतारामैया की हार मेरी हार है। बाद में 15 कार्यकारिणी सदस्यों में से पंडित नेहरू समेत 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। केवल 2 ही सदस्य शेष बचे। कांग्रेस महासमिति की बैठक में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव रखा कि कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति गांधी जी की सलाह से अध्यक्ष को करनी चाहिए, किंतु गांधी जी ने सुभाष बाबू के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार अपने को न होने की दुहाई देते हुए कार्यकारिणी हेतु मनोनयन करने के साथ साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप संगठन में एक प्रकार की उलझन पैदा हो गई। कोई सर्वमान्य हल न निकल पाने के कारण सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। कलकत्ता में सुभाष बाबू के समर्थकों ने गांधीवाद का नाश हो, गांधी नहीं चाहिए के नारे लगाए। गांधी और नेहरू से असहमत के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना पृथक मार्ग चुना। द्वितीय विश्व युद्ध का काल था। नेताजी कलकत्ता की जेल में नजरबंद थे। गांधी जी सहित सभी बड़े नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गिरफ्तार हो चुके थे। इसी बीच 19 जनवरी 1941 को वे नजरबंदी से गुपचुप रूप से बाहर निकल गए तथा वेश बदलकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा इटली ने भारत को ब्रिटिश दास्ता से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज को हर संभव सहायता देने का वचन दिया। आज़ाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में नेताजी ने अद्वितीय संगठन कौशल और सूझबूझ का परिचय दिया। वे 18 घंटे अनवरत काम करते थे। उनकी सूझबूझ से आज़ाद हिंद फौज सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन गई थी। आज़ाद हिंद फौज का संगठन, कुशल संचालन और युद्ध कौशल देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। सशस्त्र संघर्ष का बिगुल फूंकते हुए गांधी जी से वैयक्तिक मतभेद होते हुए भी भारत के नाम अपने रेडियो संदेश में नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का प्रथम बार संबोधन किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता, आज़ादी की जंग शुरू हो गई है और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। नेताजी की मृत्यु आज भी अविश्वसनीय और संदेहास्पद बनी हुई है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटना में वे काल कवलित हो गए थे। नेताजी की मृत्यु पर स्वयं गांधी जी को विश्वास नहीं था। कर्नल हबीबुर रहमान जी, जो दुर्घटना के समय नेताजी के साथ थे, के अनुसार वे दुर्घटना में काफ़ी जल गए थे। प्रातः 9:30 बजे उक्त दुर्घटना घटी। अपराह्न 3:30 बजे उनका शरीरांत हुआ। वे स्वतंत्रता के लिए ही जिए और स्वतंत्रता के लिए ही मरे। उनका कथन कितना सत्य था कि स्वतंत्रता ही मेरे जीवन का आदि और अंत है। मेरी दृष्टि में वह एक अमूल्य वस्तु है।
जैसे ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता भी मानव आत्मा के लिए आवश्यक है। नेताजी जैसे नर शार्दूल मरकर भी नहीं मरते, उस अमर बलिदानी को हम शत शत नमन करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा।